हिंद साथियों, नमस्कार। तो प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राग दर्पण के लेखक कौन है। राग दर्पण के कौन लेखक हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा फकीरुल्लाह। ठीक है जी, फकीरुल्लाह। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है कि राग दर्पण के लेखक फकीरुल्लाह है। ठीक है। नारद जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है? चत्वारिंशत् राग निरूपण। ठीक है जी। यह ग्रंथ मध्ययुगीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 6 के स्थान पर 10 मुख्य राग माने गए हैं। मतंग मुनि ने बृहदेशी ग्रंथ की रचना की। 5वीं 6वीं शताब्दी में बृहदेशी की रचना हुई है। स्वरों का संक्षिप्त नाम सा रे ग म प ध नी तथा बीड़ा पर पर्दे और रागों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा 4वीं शताब्दी में। ठीक है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं। संगीत संबंधी जानकारी जो है 28 से लेकर 33 अध्याय में है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगला सवाल पूछ रहे हैं कि अख्तरी बाई किस नाम से ख्याति प्राप्त रही। अख्तरी बाई किस नाम से ख्याति प्राप्त रही? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, बताइए। 2 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बेगम अख्तरी। बेगम अख्तरी। देखिए, इसमें सवाल पढ़िए। बेगम अख्तरी मतलब अख्तरी बाई जो है बेगम अख्तर के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है कि अख्तरी बाई के नाम से बेगम अख्तरी को जाना जाता है। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को हुआ था। बेगम अख्तर के नाम से प्रसिद्ध अख्तरी बाई फैजाबादी भारत की प्रसिद्ध गायिका थीं, जिन्हें दादरा ठुमरी व गज़ल में महारत हासिल थी। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार पहले पद्मश्री तथा सन 1974 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें मलिका-ए गज़ल के खिताब से नवाजा गया था। अगला सवाल देखिए। इसमें आपको सुमेलित करना है। देखिए, सुमेलित करना है। सुमेलित करके आपको कूट चुनना है। ठीक है। देख लीजिए। तीसरा सवाल में सुमेलित करना है तो भैरव। इधर आपको एक तरफ दिया है थाट, ये इधर दिया है थाट दिया है। ठीक है जी, थाट। और इससे कौन सा राग उत्पन्न है आपको बताना है। ठीक है जी। तो देखिए, भैरव थाट से उत्पन्न होगा। देखिए, भैरव थाट से उत्पन्न है आपका अहिर भैरव। भैरव थाट से अहिर भैरव उत्पन्न हो गया। और आपका जो देख लीजिए भैरवी थाट से बिलासखानी तोड़ी हो गया। और काफ़ी थाट से देखिए बिलावल से अल्हया बिलावल हो गया। और काफ़ी थाट से मालकोस थाट काफ़ी थाट से उत्पन्न है। देखिए, व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। ये लिखा, भैरवी थाट अहिर भैरव, भैरव थाट से अहिर भैरव, भैरवी से बिलास खानी तोड़ी, और काफ़ी से मालकोस राग और बिलावल से अल्हया बिलावल राग संबंधित है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि राय उमानाथ बली सभागार कहाँ है। राय उमानाथ बली सभागार कहाँ स्थित है? आपको 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है जी, लखनऊ आंसर हो गया। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या पढ़िए। व्याख्या इसका तो राय उमानाथ बली सभागार लखनऊ में स्थित है। कला संस्थान जयपुर में स्थित है। भारतीय कला केंद्र दिल्ली में स्थित है। ठीक है। देखिए, चतुश्चैव किसकी उक्ति है? चतुश्चैव किसकी उक्ति है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका नारद जी का, नारद मुनि का। देखिए, इसकी व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए, चतुश्चैव उक्ति नारद जी की है। देखिए, चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। मतलब षडज की, मध्यम की और पंचम की 4 श्रुतियाँ होती हैं। गंधार निषाद की 2 श्रुतियाँ और ऋषभ और धैवत की 3 श्रुतियाँ होती हैं। ठीक है। तो टोटल 22 श्रुतियाँ हो गई। देखिए, संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है? संगीत रत्नाकर के टीकाकार का नाम बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंह भूपाल। क्या हो जाएगा जी? सिंह भूपाल। आंसर ये हो गया।
व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या इसमें लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं संगीत रत्नाकर पर टीका सिंह भूपाल ने 15वीं शताब्दी में लिखा था। कलीनाथ ने इस ग्रंथ पर टीका 14वीं शताब्दी में लिखा। संगीत रत्नाकर पर एक और टीका है जो गंगाराम जी द्वारा ब्रज भाषा में सेतु नाम से लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मोधुबाई कोडिकर की बेटी का नाम बता दीजिए। मोधुबाई कोडिकर के बेटी का नाम क्या है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा किशोरी अमोनकर। किशोरी अमोनकर, ठीक है जी, किशोरी अमोनकर। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि मोधुबाई कोडिकर की बेटी का नाम किशोरी अमोनकर था। किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी संगीत की विख्यात गायिका थीं, जिनका संबंध अतरौली जयपुर घराने से है। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साम गायन के 5 खंड बताइए। साम गायन के 5 खंड आपको बताना है। तो साम गायन के 5 खंड कौन कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्ताव है, उद्गीत है, प्रतिहार है, उपद्रव है और निधन है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए इसका। व्याख्या में देखिए, व्याख्या में क्या लिखा गया है? व्याख्या में लिख रहे हैं कि सामगान के 5 खंड, सामगान के 5 खंड कौन कौन है? तो प्रस्ताव है, उद्गीत है, प्रतिहार है, उपद्रव है, निधन है। सामगान में स्वर का विशेष महत्व था। साम के आरंभ में ओम स्वर से करने की परंपरा थी तथा इसका अंत भी ओम के ध्वनि से होता था। ठीक है, यजुर्वेद के 4 ऋत्विज कौन सी है? यजुर्वेद के 4 ऋत्विज कौन सी है? तो 9 का सही उत्तर आपको बताना है। 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 9 का सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद के 4 ऋत्विज का नाम कौन है? तो यजुर्वेद के 4 ऋत्विज हैं होता, अधर्यु, उद्गाथा और ब्रह्मा। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो गया। इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है, इसकी थोड़ा सा जूम कर लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है कि यजुर्वेद के 4 ऋत्विज कौन है? होता, अधर्यु, उद्गाथा और ब्रह्मा। यजुर्वेद में संगीत इसमें उन मंत्रों का संकलन है जिनका गायन यज्ञ आदि के अवसर पर कर्मकांड के लिए होता था। यजुर्वेद के ब्राह्मण तथा आरण्यक संहिता से स्पष्ट है कि साम गायन साम गायकों द्वारा होता था। यजुर्वेद में वर्णित सोम यज्ञ में साम का गायन साम गायकों का सर्वप्रथम स्थान दिया जाता था। साम गायन में जिसमें 4 गायक होते थे, जिसमें क्रमशः क्या था? अधर्यु, उद्गाथा, ब्रह्मा और एक होता, अधर्यु, उद्गाथा और ब्रह्मा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। सामवेद के 2 भाग बताइए। सामवेद के 2 भाग इसमें कौन है? सामवेद के 2 भाग कौन कौन है? तो 10 का सही उत्तर बता दीजिए। 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्चिक और गान। आर्चिक और गान, ठीक है, सामवेद के 2 भाग हैं। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि सामवेद के 2 भाग आर्चिक और गान हैं। सामवेद वेदों में सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। गांधर्व वेद को सामवेद का ही उपवेद माना गया है। संगीत का मूल स्रोत सामवेद है। सामवेद ऋग्वेद की ऋचाओं का गेय रूप है। देखिए, ऋचाओं को शास्त्रीय एवं परंपरागत तरीके से गायन हेतु उनको सामवेद नामक ग्रंथ में एक स्थान दिया गया है। इसके 2 रूप या भाग हैं, आर्चिक और गान। आर्चिक में केवल ऋग्वेद की ऋचाओं का संग्रह है। आर्चिक के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ठीक है जी, अगला सवाल 11 नंबर पढ़ रहे हैं। 11 नंबर में लिखा गया वैदिक कालीन उत्सव संगीत क्या है? वैदिक कालीन उत्सव संगीत क्या है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका समन। ठीक है जी, बी होगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। सॉरी, व्याख्या में लिखा गया है कि वैदिक कालीन उत्सव संगीत समन है। वैदिक युग में वैदिक काल में संगीत का महत्व बहुत था। वैदिक युग में बीड़ा वाद्य का विशेष महत्व था। बीड़ा के अनेक नाम थे, महती बीड़ा, पिनाकी बीड़ा, कत्यायनी बीड़ा, मत, घुसावती बीड़ा, कच्छपी बीड़ा आदि। गायन वादन के अतिरिक्त नृत्य में इस युग में अच्छी प्रगति हुई। इस युग में रज्जू नृत्य, सलील नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत आदि
प्रकार प्रचलित थे। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। कर्नाटक संगीत में 35 तालों को कहते हैं। कर्नाटक संगीत में 35 तालों को क्या कहते हैं? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सप्तशूल आदि ताल। सप्तशूल आदि ताल। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। कर्नाटक लिख रहा है, कर्नाटक संगीत में 35 तालों को सप्तशूलादि कहते हैं, सप्तशूलादि ताल कहते हैं। दक्षिणी ताल पद्धति, दक्षिणी संगीत में तालों की अपनी एक अलग परंपरा रही। प्राचीन परंपरा में लघु का मूल्य मात्रा का था। देखिए, इसी को घटाकर या बढ़ाकर अनेक तालें बनाई जाती थीं। दक्षिण संगीत में तालों को लिखने के लिए 6 चिन्ह का प्रयोग होता था। देखिए 6 चिन्ह कौन कौन है? देखिए, अणु द्रुत के लिए चिन्ह, देखिए अणु द्रुत के लिए चिन्ह क्या है? यू के जैसे, और इसमें 1 मात्रा। द्रुत के लिए 0 और इसमें 2 मात्रा होते थे। लघु के लिए 1 लिखते थे, 4 मात्रा होता था। गुरु के लिए 5 लिखते थे और इसमें 8 मात्रा होता था। लुप्त के लिए चिन्ह था क्या? 3 और इसमें 12 मात्राएं होती थी। काकपद के लिए क्रॉस चिन्ह लगाते थे और इसमें 16 मात्राएं होती थी। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है, अगला सवाल में विख्यात विदुषी जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इसमें से कौन है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 13 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कपिला वात्स्यायन। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि कपिला वात्स्यायन विदुषी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1928 को हुआ था। संगीत जगत में इनको बहुत सराहनीय योगदान को देखते हुए इनको पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है, रागम तानम पल्लवी को योजनाबद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? रागम तानम पल्लवी को योजनाबद्ध करने का श्रेय किनको जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर 14 का हो जाएगा जी आपका पच्ची मिरियम आदि यप्पाया। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। रागम तानम पल्लवी को योजनाबद्ध करने का श्रेय पच्ची मिरियम आदि यप्पाया को जाता है। ठीक है। रागम क्या है देख लीजिए। रागम कर्नाटक संगीत में कृति से पूर्व या आलापन रागम तानम पल्लवी प्रकार में प्रथम है। ठीक है। तानम देखिए, आलापना या रागम के पश्चात लयबद्ध किंतु ताल रहित प्रस्तुति की जाने वाली मनोधर्म तानम है। तानम का स्थान रागम तानम पल्लवी में ही अनिवार्य रूप से गाई जाती है। ठीक है। इसमें देखिए पल्लवी क्या है? तो पल्लवी शब्द वे 2 अर्थ हैं। पल्लवी शब्द के 2 अर्थ हैं। कर्नाटक संगीत में किसी भी गीत प्रकार का पहला अंग पल्लवी होता है। ठीक है। देखिए इसमें अगला सवाल है, चतुर्दंड प्रकाशिका में जो दंडी नहीं है, चतुर्दंड प्रकाशिका में जो दंडी नहीं है, तो आपका 15 का सही उत्तर देखिए। 15 का सवाल, इसमें कोई नहीं है उत्तर, इसका व्याख्या पढ़िए। चतुर्दंडी प्रकाशिका में जो दंडी नहीं है उसे अस्थाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। चतुर्दंड प्रकाशिका पंडित वेंकटमखी ने इस ग्रंथ की रचना 1560 में किया था। यह दक्षिण का मुख्य ग्रंथ है। दक्षिण संगीत के 12 स्वर की पद्धति को अंतिम रूप में पंडित वेंकटमखी ने दिया। देखिए सर्वप्रथम राग वर्गीकरण के लिए 72 मेलों या थाटों की स्थापना की थी। इस ग्रंथ में शुद्ध स्वर सप्तक मुखारी माना गया है। 7 शुद्ध 5 विकृत स्वरों का उल्लेख किया गया है तथा हर मेल से 484 रागों की उत्पत्ति बताई गई है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है कि सुविख्यात वायलिन वादक जिनका 2012 में निधन हुआ, बता दीजिए उनका नाम क्या है? तो 2012 में निधन हुआ और प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, तो नाम क्या है इनका? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लाल गुड्डी जयराम। लाल गुड्डी जयराम आपका ए आंसर होगा, लाल गुड्डी जयराम वायलिन वादक। व्याख्या पढ़ लीजिए। वायलिन वादक श्री लाल गुड्डी जयराम का 2012 में निधन हो गया। इनका जन्म 17 सितंबर 1930 को चेन्नई में हुआ था।
1963 में एसोसिएशन ऑफ लालगुड्डी म्यूजिक लवर्स द्वारा नादा विद्या तिलका। 1972 भारत सरकार द्वारा पद्मश्री। 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 2001 में पद्म भूषण और 2006 में फिल्म श्री नगरम के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, अगला सवाल पढ़ लीजिए। अगला सवाल में आपको यहाँ कूट से मिलाना है, सुमेलित करना है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर और जद्दू भट्ट, शैल रंजन मजूमदार, दीनेंद्र नाथ टैगोर, और सही स्थान इनका आपको सही क्रम रखना है। किनके बाद कौन आए, तो आपको सही क्रम 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 17 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर में आपका जद्दू भट्ट। 1 नंबर में जद्दू भट्ट। उसके बाद आपको जो है 2 नंबर में आपको शैलजा रंजन मजूमदार, ये 2 नंबर में आएंगे। और उसके बाद आपको देखिए 3 नंबर में आएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद जो है आपका 4 नंबर में 4 नंबर में आएंगे ये 4 नंबर में आपका आएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी होगा। तो मतलब आपका 1 नंबर में तो ये हो गया, 1 नंबर में ये हो गया। उसके बाद 2 नंबर में इनको रखा जाएगा दीनेंद्रनाथ टैगोर को, तो 2 नंबर में ये हो गया। उसके बाद 1 नंबर में रखेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर को, तो ये 3 नंबर पे आ गए। और इनको 4 नंबर पे रखेंगे। मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3, इसको इस तरह से सजाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है, देखिए अगला सवाल इसमें पूछा गया। देखिए अगला सवाल लिख रहे हैं कि अमार सकल दुखरे प्रदीप, अमार सकल दुखरे प्रदीप यह रविंद्र संगीत में किस मिश्र राग पर आधारित है? किस मिश्र राग पर आधारित है? 18 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा भीम पलश्री मुल्तानी। भीम पलश्री मुल्तानी राग पर यह आधारित है। ठीक है, अगला इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। अमार सकल दुखरे प्रदीप यह रविंद्र संगीत भीम पलश्री मुल्तानी मिश्र राग पर आधारित है। ठीक है जी। भीम पलश्री यह काफी थाट का राग है। जाति इसकी ऑडव संपूर्ण है। वादी स्वर इसका वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर षडज है। न्यास के स्वर है षडज मध्यम पंचम। गायन समय इसका दिन का तीसरा पहर है। संप्रकृति राग है राग बागेश्वरी। मुल्तानी तोड़ी थाट से उत्पन्न है और जाति इसका ऑडव संपूर्ण है। वादी पंचम है, संवादी षडज है। न्यास के स्वर हैं गंधार पंचम और निषाद और षडज। गायन समय इसका दिन का चौथा पहर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। ओरे गृहोवासी खोल द्वार खोल यह गान किस उत्सव के लिए बनाया गया? तो 19 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका होली। ओरे गृहोवासी खोल द्वार खोल यह गान किस उत्सव के लिए मनाते हैं? तो होली। देखिए ओरे गृहवासी खोल द्वार खोल यह गान होली उत्सव के लिए बनाया गया है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में पूछा गया कि रामशंकर भट्टाचार्य के समकालीन विष्णुपुर घराना के संगीत शिल्पी कौन थे? रामपुर भट्टाचार्य के समकालीन विष्णुपुर घराना के संगीत शिल्पी कौन थे? तो सही उत्तर आपको बताना है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 20 का सही उत्तर हो जाएगा जद्दू भट्ट। जद्दू भट्ट। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। जद्दू भट्ट देखिए जद्दू भट्ट इसका आंसर हो गया। रामशंकर भट्टाचार्य के समकालीन विष्णुपुर घराना के संगीत शिल्पी जद्दू भट्ट जी थे। रविंद्रनाथ जी ने जद्दू भट्ट के संगीत गायन से प्रभावित हुए और इनके ऊपर ध्रुपद गायन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। देखिए निम्नलिखित रविंद्र संगीत शैली द्वय कणिका बंदोपाध्याय एवं सुविनय रॉय के गुरु कौन थे? तो आपका द्वय कणिका बंदोपाध्याय एवं सुविनय रॉय के गुरु कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका शैलजा रंजन मजूमदार। शैलजा रंजन मजूमदार डी। पढ़िए रविंद्र संगीत शिल्पी द्वय कणिका बंदोपाध्याय एवं सुविनय राय के गुरु शैलजा रंजन मजूमदार थे। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि उस्ताद हबीबुद्दीन खां के गुरु का नाम बताइए।
उस्ताद हबीबुद्दीन खां के गुरु का नाम बताइए, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 का सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद शंभू खां, उस्ताद शंभू खां। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि उस्ताद हबीबुद्दीन खां के गुरु का नाम उस्ताद शंभू खां थे। उस्ताद हबीबुद्दीन खां का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में 1899 में हुआ था। इनके पिता उस्ताद शंभू खां, पितामह फस्सू खां और प्रपितामह काले खां अजराड़ा घराने से संबंधित थे। लखनऊ से इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि मिली थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी से इनको पुरस्कृत किया गया था। देखिए 23 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 23 नंबर सवाल इसमें लिखा गया है, देखिए प्रथम तबला वादक जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज कहाँ है, तो सी में है पंडित किशन महाराज। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। प्रथम तबला वादक पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित किशन महाराज को तबला वादन, पारंपरिक लय भास्कर तथा लय चक्रवर्ती संगीत रत्न से 1973 में पद्म श्री अलंकरण से सम्मानित किया गया। बड़े सम्मानों का सिलसिला अंत तक जारी रहा। 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगला सवाल देख लीजिए। स्तुतिपरन का वादन किस घराने में होता है? स्तुतिपरन का वादन किस घराने में होता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बनारस घराना। ठीक है जी, बनारस घराना। व्याख्या पढ़ लीजिए। देखिए स्तुतिपरन का वादन बनारस घराने से संबंधित होता है। बनारस घराने की विशेषता, इस घराने में लौ का सर्वाधिक प्रयोग होता है। लौ का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अनामिका अंगुली को टेढ़ी करके तथा लौ पर प्रहार करके ध्वनि निकाली जाती है। ठीक है। पेशकारा की जगह उठान का अधिक महत्व है इसमें। इस घराने में तबला तथा पखावज के साथ साथ नकारा, हुडुका आदि के वादन शैलियाँ के प्रभावी दृष्टिगोचर होता है। अगला सवाल, स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम बता दीजिए। स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम क्या है? तो स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम क्या है जी? तो आंसर हो जाएगा श्री रामशंकर दास। श्री रामशंकर दास। ठीक है जी, आंसर सी। व्याख्या पढ़ लीजिए। स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम श्री रामशंकर दास है। ये पखावज वादक थे। अगला सवाल, इसमें संगीत रत्नाकर की अक्षिप्तिका है। संगीत रत्नाकर की अक्षिप्तिका क्या है जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मत चेष्टित। आंसर क्या होगा? डी। आंसर डी हो गया। पढ़िए इसकी व्याख्या। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिखा गया है कि संगीत रत्नाकर की अक्षिप्तिका मतवेष्टित है। इस ग्रंथ के रचनाकार पंडित सारंगदेव हैं। संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं लिखी गई जिनमें सिंह भूपाल तथा कलीनाथ द्वारा दी गई टीकाएं प्रमुख है। इसमें 7 अध्याय हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, देखिए निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या होगा जी? सी। आंसर हो गया सी, सही है। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या लिखा गया है, कृति और कीर्तन में समानता है। कृति और कीर्तन में समानता है। दोनों में पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरण नामक 3 मुख्य विभाग होते हैं। गायकी की दृष्टि से दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। कीर्तन सरल तथा प्रचलित रागों में निबद्ध होते हैं। उसकी गायन शैली सरल और भावमय होती है। कृति राग की प्रौढ़ रचना होती है। वह प्रचलित एवं अप्रचलित दोनों रागों में निबद्ध होती है। रचना के अनुसार कृति की गायकी की प्रौढ़ एवं गंभीर होती है। कीर्तनाम में रिक्त स्वर साहित्य जैसे अलंकार वाले अंग नहीं रहते, पर कृति में इनका होना जरूरी है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है कि कुडुक ताल का उल्लेख किस युग में हुआ था? कुडुक ताल का उल्लेख किस युग में हुआ है? तो 28 का सही उत्तर बता दीजिए। कुडुक ताल का
कुडुक ताल का सही उत्तर हो जाएगा आपका 13वीं शताब्दी में। देखिए कुडुक ताल का उल्लेख 13वीं शताब्दी में हुआ है। अगला सवाल देखिए, यति के भेद कितने माने गए हैं? यति के कितने भेद माने गए हैं? तो सही उत्तर 29 का क्या होगा जी? 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रिविध, ए हो जाएगा त्रिविध। ठीक है जी, व्याख्या पढ़ लीजिए। सॉरी, यहाँ पंचविध दिया गया, पंचविध होगा, पंचविध आंसर डी हो गया। यति के पंचविध भेद माना जाता है। यति लय के चार कर रहा है, यति के चाल क्रम को कर रहा है, यति लय के चाल क्रम को यति कहते हैं। यति के 5 प्रकार माने गए हैं, पंचविध माना गया है। पहला है समा, स्त्रोतगता, मृदंगा, गोपुच्छा, पिपीलिका। समा क्या है? तो आरंभ, मध्य तथा अंत में समान लय में प्रयुक्त होना समा या यति कहलाता है। देखिए स्त्रोतगता है, स्त्रोतगता क्या होते हैं? तो यति में विलंबित, मध्य में मध्य लय तथा अंत में द्रुत लय हो तो उसे स्त्रोतगता यति कहते हैं। ठीक है। मृदंगा क्या है? तो इसके आरंभ तथा अंत में द्रुत लय, बीच में मध्य लय हो, वह मृदंगा यति कहलाता है। पिपीलिका क्या है? जब आदि तथा अंत में विलंबित लय हो तथा बीच में द्रुत लय हो तो वह पिपीलिका यति कहलाता है। गोपुच्छा क्या है? तो गोपुच्छा जो पहले द्रुतवाद में, मध्य तथा अंत में विलंबित हो उसे गोपुच्छा यति कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा गया है कि अहिर भैरव राग में किन 2 रागों का मिश्रण है? अहिर भैरव राग में किन 2 रागों का मिश्रण है? तो 30 का सही उत्तर बताइए। 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भैरव और काफी। भैरव और काफी, आंसर डी हो जाएगा, भैरव और काफी राग। व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में लिख रहे हैं कि अहिर भैरव राग में भैरव और काफी राग का मिश्रण होता है। अहिर भैरव, भैरव थाट का राग है। जाति इसकी संपूर्ण है। वादी स्वर मध्यम है, संवादी स्वर षटज है। न्यास के स्वर है ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम। गायन समय इसका प्रातःकाल है। संप्रकृति राग आनंद भैरव है। कुछ विद्वानों ने इसमें भैरव और खमाज रागों का मिश्रण माना है। पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में खमाज या काफी को माना गया है। भैरव अंग अधिक प्रबल होने से इसका प्रत्येक आलाप भैरव अंग से ही समाप्त किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, प्राचीन काल में संगीत के सैद्धांतिक पक्ष को कहा जाता था। संगीत के सैद्धांतिक पक्ष को प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 31 का सही उत्तर क्या होगा जी? 31 का सही उत्तर हो जाएगा लक्षण। ठीक है। पढ़िए व्याख्या। प्राचीन काल में संगीत के सैद्धांतिक पक्ष को लक्षण कहा गया है। अगला सवाल देख लीजिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली एवं रविंद्र संगीत दोनों में प्रयुक्त ताल का नाम बताइए जो नाम से समान हो। नाम से समान हो तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 32 का सही उत्तर बताइए। 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका खेमटा। ताल खेमटा जो है रविंद्र संगीत में और भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक ही नाम से प्रसिद्ध है। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रविंद्र संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली एवं रविंद्र संगीत दोनों में प्रमुख ताल खेमटा है। रविंद्र संगीत की ताल है खेमटा। यह ताल 12 मात्रा की होती है। इसके 4 विभाग हैं, 3-3 मात्राएं होती हैं, मतलब समपदी है। देखिए इसका बोल है धाते टे ना धीने, तटे धीन ना धीना। ठीक है, ये इसका बोल है खेमटा का। चलिए अगला सवाल पढ़ रहे हैं। अगला सवाल में लिखा गया है, किस ग्रंथकार ने अपने लिए प्रताप पृथ्वी भुजा नाम का भी प्रयोग किया था? प्रताप पृथ्वी भुजा उपनाम किस ग्रंथकार का है? तो सही उत्तर 33 का हो जाएगा। 33 का सही उत्तर हो जाएगा जगदेव मल, जगदेव मल द्वारा। ठीक है, अपना नाम प्रताप पृथ्वी भुजा रखा गया। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं, व्याख्या में लिखा गया है कि जगदेव मल लिख रहा है कि जगदेव मल ने अपने ग्रंथ में प्रताप पृथ्वी भुजा नाम का प्रयोग किया है। सोमेश्वर त्रिभुवन मल ने के पुत्र थे। इनका शासनकाल 1127 से 1134 तक है। इनकी प्रसिद्ध रचना मानसोल्लास, अभिलषितार्थ, चिंतामणि
है जिसमें 100 अध्याय है, ठीक है, जो 5 प्रकरणों में विभक्त है। चौथे प्रकरण में संगीत संबंधी 1106 श्लोक हैं। इनकी दूसरी रचना विक्रमाकाम्युदय है, ठीक है जी, विक्रमांक उदय है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है 5 वाद्य प्रकारों को पंच महाशब्द किसने कहा। कह रहा है 5 वाद्य प्रकारों को पंच महाशब्द किसने कहा। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 34 का सही उत्तर हो जाएगा जगदेवमल, ठीक है जी, जगदेवमल, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। इसकी व्याख्या पहले पढ़िए। 5 वाद्य प्रकारों को पंच महाशब्द जगदेवमल ने कहा था। जगदेकमल ये सोमेश्वर जी के पुत्र थे। इनका शासनकाल 1134 से 1145 है। इनकी प्रसिद्ध रचना संगीत चूड़ामणि, जिनके 5 अध्यायों में प्रबंध, ताल, राग, वाद्य एवं नृत्य का वर्णन है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है दक्षिण कर्नाट वंशीय ग्रंथकार का नाम बताइए। दक्षिण कर्नाट वंशीय ग्रंथकार इसमें से कौन है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 35 का सही उत्तर हो जाएगा नान्यदेव, ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए। दक्षिण कर्नाट वंशीय ग्रंथकार का नाम नान्यदेव था। नान्यदेव ये मिथिला के 1197 से 1197 ईस्वी कर्नाट जातीय राष्ट्रकूट नरेश थे। इन्हें मोहन मुरारी और क्षमापाल नारायण, ठीक है जी, उपाधियां प्राप्त थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदय अलंकार है, जिसे भरत भाष्य भी कहते हैं, ठीक है जी, भरत भाष्य भी कहते हैं। देखिए संगीत के कतिपय ग्रंथों में पदार्थ संग्रह क्या है। संगीत के कतिपय ग्रंथों में पदार्थ संग्रह क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रंथ में वर्णित विषय का संक्षिप्तांश, ठीक है, ग्रंथ में वर्णित विषय का संक्षिप्तांश, ठीक है। अगला इसके व्याख्या पढ़िए। संगीत के कतिपय ग्रंथ में पदार्थ संग्रह को ग्रंथ में वर्णित विषय का संक्षिप्तांश कहा जाता है। इसमें देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं। किस ग्रंथ में अध्यायों को रत्नकोश संज्ञा दी गई है। किस ग्रंथ में अध्यायों को रत्नकोश कहा गया है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा जी। 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत राज में, ठीक है, आंसर सी हो गया। व्याख्या पढ़ लीजिए। संगीत राज ग्रंथ में अध्यायों को रत्नकोश की संज्ञा दी गई है। संगीत राज इसके लेखक मेवाड़ के शासक राणा कुंभा, जिनका शासनकाल 1433 से 1466 थे। इस ग्रंथ में 16,000 श्लोक है, जो 5 रत्नकोशों अध्यायों में विभक्त है, जिनके नाम पाठ्य गीत, वाद्य नृत्य और रत्नकोश है, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में जैन ग्रंथकार कौन है। निम्न में जैन ग्रंथकार कौन है इसमें। तो 38 का सही उत्तर बता दीजिए। 38 का पार्श्वदेव जैन ग्रंथ है। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। इसमें पार्श्वदेव जैन ग्रंथकार हैं। पार्श्वदेव ने संगीत समय सार की रचना किए। जैन धर्मावलंबी पार्श्वदेव सारंगदेव के लगभग समकालीन थे। इनके ग्रंथ संगीत समय सार में 9 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में वेद मूलक संगीत, द्वितीय अध्याय में नाड़ी से संबद्ध विचार एवं अवशिष्ट अध्यायी देशी संगीत से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 39 नंबर पूछ रहा है कि भरतोक्त स्वर साधारण की जातियों का समूह कौन सा है। भरतोक्त स्वर साधारण की जातियों का समूह कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा जी। सही उत्तर इसका क्या होगा जी। 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यमी, पंचमी और षडज मध्यमा, ठीक है। ये आंसर हो गया सी। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है भरतोक्त स्वर साधारण की जातियों का समूह मध्यमी, पंचमी और षडज मध्यमा है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में क्या लिखा गया है। मतंग ने टक को किस वर्ग में रखा है। मतंग ने टक को किस वर्ग में रखा है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा
अंतर्भाषा राग, अंतर्भाषा राग आंसर सी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़िए। तो व्याख्या में मतंग ने टक को अंतर्भाषा राग वर्ग में रखा है। ठीक है, देखिए मतंग संगीत का सर्वप्रथम स्वतंत्र ग्रंथ 6ठी शताब्दी का मतंग कृत बृहदेशी है। देशी रागों का वर्णन, स्वरों के संक्षिप्त नाम सारेगमपधनि व बीड़ा पर पर्दों का विवरण मतंग ने ही सर्वप्रथम दिया था। 12 स्वर मूर्छना और जातियों की मूर्छनाओं के नाम भी मतंग ने ही बृहदेशी में दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बृहदेशी में 15 ग्राम रागों में कितनी भाषाएं हैं? बृहदेशी में 15 ग्राम रागों में कितनी भाषाएं हैं? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा। 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 75। कितना जी? 75। अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या आपने देख लिया। एला क्या है? एला बताइए, एला क्या है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। एला क्या है जी? तो एला एक प्रबंध है, एला प्रबंध का नाम है। अगला सवाल देख लीजिए, पहले व्याख्या पढ़िए। एला प्रबंध से संबंधित है। देखिए, प्रबंध का सर्वप्रथम उल्लेख मतंग के बृहदेशी में मिलता है। प्रबंध शब्द अत्यंत प्राचीन शब्द है। शास्त्रों में गायन के अनिबद्ध और निबद्ध भेद दिए गए हैं। अनिबद्ध, इसका अर्थ है ताल से मुक्त, अर्थात आलाप जैसा गायन। निबद्ध, जो ताल में बंधा हुआ रहता है, उसे निबद्ध कहते हैं। सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंधों का उल्लेख किया है। प्रबंध को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों के अंतर्गत, तीनों का नाम क्या है? सूड प्रबंध, अलिक्रम प्रबंध और विपकीर्ण प्रबंध। शुद्ध सूड 8 थे। शुद्ध सूड 8 थे, कौन कौन? तो एलाकरण, एलाकरण, ढेकी, बर्तनी, झोवंड, लंत, रास, एकताली। ठीक है, अगला सवाल देखिए 43 नंबर। मानसोलास, मानसोलास के रचयिता सोमेश्वर देव के पुत्र का नाम बताइए। मानसोलास के रचयिता सोमेश्वर देव के पुत्र का नाम क्या है? तो सही उत्तर 43 का क्या होगा जी? 43 का सही उत्तर हो जाएगा जगदेवकल, जगदेकमल। ठीक है जी, जगदेकमल। व्याख्या पढ़ लीजिए। मानसोलास के रचयिता सोमेश्वर जी के पुत्र का नाम जगदेकमल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसको सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करना है तो भूपाली, सादरा, सोहर, दादरा, और इसमें जो है आपको इधर सूची 2 में मिलाना है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा जी? 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 1 से 2 को मिला दीजिए, मतलब भूपाली। भूपाली जो है इसकी जाति आड़व है, भूपाली की जाति आड़व है, क्योंकि मध्यम और निषाद इसमें वर्जित करते हैं, मध्यम निषाद वर्जित कर देते हैं। देखिए सादरा, तो सादरा इससे क्या मिलता है? सादरा जो है, सादरा ताल में 10 मात्राएं होती हैं। सोहर, सोहर देखिए आपका सी का क्या होगा जी? सी का होगा सोहर एक लोकगीत है। और दादरा देखिए उपशास्त्रीय शैली में आता है दादरा। ठीक है, तो इसका क्या होगा जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 कहाँ दिया गया? देखिए 2 1 4 3 2 1 4 3 आपको ए में दिया है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं कि भूपाली आडो, आडो जाति का राग है। सादरा 10 मात्रे की ताल है। सोहर लोकगीत से संबंधित है। दादरा उपशास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिखा गया है 45 नंबर। लोचन ने राग तरंगिणी में अपने किस अन्य ग्रंथ का उल्लेख किया है? लोचन ने अपने राग तरंगिणी में अपने किस अन्य ग्रंथ का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर 45 का क्या होगा जी? 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग संगीत संग्रह। राग संगीत संग्रह इनका दूसरा ग्रंथ है, तो उसका संकलन भी आप, उसका व्याख्या भी राग तरंगिणी में कर दिए हैं लोचन जी। देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। लोचन ने राग तरंगिणी में राग संगीत संग्रह ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। राग तरंगिणी की रचना 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में हुआ। देखिए इसमें सर्वप्रथम प्राचीन राग रागनी पद्धति को छोड़कर थाट पद्धति अपनाई गई थी। इन्होंने 12 थाटों में से 75 अन्य राग बताए हैं। 12 थाटों से 75 राग बताए हैं। 46 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ समूह में अध्यायों की संख्या प्रकरण है? किस ग्रंथ में अध्यायों को प्रकरण कहा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 46 का सही उत्तर बताइए। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा संगीत रत्नाकर।
राग तत्व विबोध, चतुर्दंड प्रकाशिका। तो इन रागों में जो है अध्यायों की संज्ञा प्रकरण है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, इसमें व्याख्या पढ़ लीजिए। संगीत रत्नाकर राग तत्व विबोध चतुर्दंड प्रकाशिका में अध्यायों की संख्या प्रकरण है। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि राग रागनी और पुत्र राग, लिखा गया है कि राग रागनी और पुत्र राग का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। पंडित पुंडरीक विट्ठल। व्याख्या पढ़िए। राग रागनी और पुत्र राग का वर्गीकरण पंडित पुंडरीक विट्ठल के द्वारा किया गया। रागमाला में रागों का वर्गीकरण राग रागनी पद्धति के अनुसार, और इसमें भैरव, हिंडोल, देशकार, श्री राग, शुद्ध नाट्य नारायण, 6 मुख्य राग और उनकी 5 रागनियां हैं। इस ग्रंथ में ऋषभ, मध्यम, धैवत, निषाद 3 और गंधार के 4 कुल 16 विकृत व 7 शुद्ध स्वर बताए गए हैं इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विरूपाक्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विरूपाक्ष द्वारा रचित ग्रंथ बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ताल चरित्र, ताल चंद्रिका। ताल चंद्रिका के लेखक विरूपाक्ष हैं। व्याख्या पढ़ लीजिए। विरूपाक्ष द्वारा रचित ग्रंथ ताल चंद्रिका है। अगला सवाल, अभिनव भारताचार्य, अभिनव भारताचार्य किस ग्रंथकार का द्योतक है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। अभिनव भारताचार्य नामक ग्रंथकार के द्योतक महाराणा कुंभा जी हैं। 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल, गंधार ग्राम को कश्मीर में प्रचलित किसने किया? गंधार ग्राम को कश्मीर में प्रचलित किसने किया? तो सही उत्तर 50 का हो जाएगा जी महाराजा कुंभकर्ण, महाराजा कुंभकर्ण। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिए। गंधार ग्राम को कश्मीर में प्रचलित करने का काम महाराजा कुंभकर्ण ने किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगेगा। थैंक यू।